नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? जाहिर सी बात है, कल का न्यूज़, परसों की न्यूज़ आ गई थी, लेकिन कल पूरी तरह से जब सारे लोगों को कंफर्म हो गया कि नहीं, ये आयोग की न्यूज़ है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आए दिन बहुत सारे मैसेज, इस तरह के सूचनाएं वायरल होती रहती हैं। तो आपको मेरे द्वारा भी और बहुत सारे चैनलों के द्वारा ये बता दिया गया है कि आयोग ने फिर महाकुंभ के समर को देखते हुए, महाकुंभ के स्नान को देखते हुए, महाकुंभ में सबकी लगन और श्रद्धा को देखते हुए फिर एग्जाम की डेट को आगे कर दिया है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा मायूसी उन लोगों के लिए है जो लोग एकदम कुंभ की तरफ देख भी नहीं रहे थे। महाकुंभ एकदम ध्यान ही में नहीं था उनके, केवल इलाहाबाद के रूम में बैठकर, ठीक है, ज्यादातर बच्चे इलाहाबाद ही में रहते हैं शिक्षक बनने वाले, इसलिए मैं इलाहाबाद का नाम ज्यादा लेता हूँ। बाकी जगहों पर बैठकर अपना पूरी तरह से ध्यान लगाए थे। जिस तरह से साधु संत महात्मा और जन सामान्य कल्पवास किए हुए हैं, कहाँ पर? महाकुंभ में, ताकि उनका कल्याण हो जाए, अब तक के जीवन का पाप जो है वो धुल कर उनको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए। उसी तरह से जो विद्यार्थी, कंप्यूटर स्टूडेंट, ठीक है, बैठे अपना एग्जाम टीजीपीटा का ध्यान में लगाए हुए हैं, वो अपने रूम में बैठकर परीक्षा रूपी महासागर में उतरना चाहते थे ताकि सफलता रूपी मोती को प्राप्त कर सके। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं है, मायूस मत होइए। आपको समय मिल गया है तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। और मैं आपके साथ, आप देख रहे हैं विगत वर्षों का प्रश्न चल रहा है और एक एक प्रश्न की सीरीज आप देख रहे हैं। और बहुत जल्द ही, क्योंकि टाइम भी मिल गया है, थोड़ा सा हड़बड़ी थी लेकिन टाइम भी मिल गया है, तो प्रत्येक चैप्टर का क्विज, क्विक रिवीजन जिसे कहते हैं, वो भी जाएगा। फिलहाल आप ये देखिए, आज यूपी टीजीटी 2025 की तैयारी के लिए 2013 का जो भूगोल का पेपर हुआ था, टीजीटी में भूगोल का पार्ट, यानी 62 क्वेश्चन जो आते हैं आपके, एक कॉमन होता है, उसको लेकर 63 होते हैं, लेकिन वो सभी सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, 62 प्लस 62 एक मिल जाता है तो 125 हो जाता है। ठीक है जी, 62 क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। और ये कहने के लिए केवल 62 क्वेश्चन हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो ये 3 गुना है, मतलब 6 3 18। ठीक है, 180 क्वेश्चन से ज्यादा होंगे, क्योंकि किसी में 3 प्रश्न, किसी में 4 आपको अतिरिक्त भी बताए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जल्दी से पेन और कॉपी ले लीजिएगा। मैं कहता हूं ना कि सबसे पहले आप आंसर लगाएंगे, इससे अपनी तैयारी का आकलन करेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या लगा है? हाँ, पहला क्वेश्चन लगा है, कांगो और अमेजन बेसिन स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भूगोल के विद्यार्थी को देखिए, जब तक नाम आते आते, ठीक है, स्थान न दिखने लगे, तब तक वह भूगोल का विद्यार्थी ही नहीं है। जैसे आपके यहाँ का कोई चर्चित बाजार होगा, वहां की कोई चर्चित मिठाई की दुकान होगी, समोसा चाट पकौड़ी की दुकान होगी, या इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, जहां रहकर भी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वहां कोई फेमस स्थान होगा, तो आपको तुरंत नाम लेते ही वहां पहुंच जाते हैं, शरीर से नहीं, मन से। ठीक है, उसी तरह से कांगो बेसिन और अमेजन बेसिन जैसे नाम आया, वैसे आप तुरंत पहुंच जाते हैं। कहाँ ये स्थान कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। और ये भूमध्य रेखीय प्रदेश है। ठीक है, भूमध्य रेखी का मतलब भूमध्य रेखा से दोनों तरफ 10 अंश जो अक्षांश मुख्य रूप से माना जाता है, उसे हम भूमध्य रेखी जलवायु प्रदेश कहते हैं। वैसे सामान्यतः कारक और मकर रेखा के बीच की चीजें ली जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो जलवायु प्रदेश का विस्तार है वो 10 अंश ऊपर और नीचे है। ठीक है, जैसे आप देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बता दूंगा। देखिए, ये है भूमध्य रेखा आपकी, क्या है? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर 10 अंश अक्षांश, ठीक है, और इसके नीचे 10 अंश अक्षांश, मतलब ये उत्तर में है और ये दक्षिण में। इसी को कहते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु। क्या कहते हैं? जलवायु। ठीक है, प्रदेश कहते हैं। इसी के बीच अफ्रीका में क्या है? कांगो बेसिन और अमेजन बेसिन है। ठीक,
हाँ, यही कांगो जायरे नदी भी प्रवाहित होती है। और एक चीज मैं आप इसी में अगर 5 अंश पूछ लेगा, 5 अंश, ये भी ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है ये 5 अंश वाला इसे डोल ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोल ड्रम कहते हैं। डोल ड्रम वह स्थान है जहां कोई भी वायु नहीं चलती है, क्योंकि भूमध्य रेखा में वायु नहीं चलती है, संवहन तरंग चलती है। पवन नहीं चलती, संवहन तरंग चलती है। अब आपको पता होगा कि जब वायु का क्षैतिज प्रवाह होता है, मतलब ऐसे प्रवाह हो, वायु ऐसे जाए, आपको ये भी पता है कि वायु हमेशा कहां से? उच्च वायु दाब से, यानी एचपी की तरफ से एलपी की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, इस तरह से इसे हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। ठीक, गतिशील वायु को ही पवन कहते हैं। क्षैतिज अगर है तो ये वायु है, क्षैतिज है तो पवन है, ध्यान दीजिएगा। और यही ये ऊर्ध्वाधर गति करती है, इसे हम संवहन तरंग कहते हैं, संवहन तरंग कहते हैं। और ये कहाँ चलती है? ये भूमध्य रेखी जलवायु में चलती है। ठीक है, और भूमध्य रेखी जलवायु में आप जानते हैं कि पर डे 2 से 4 के बीच वर्षा होती है, पर डे। इसलिए सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं, रेप्टाइल प्रकार के जीव पाए जाते हैं, टीसी मक्खी पाई जाती है। ठीक है, और लियना लताएं पाई जाती हैं, बंवर जी के कहने। ठीक है, बंवर। ठीक है, और पेड़ पौधे बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, सघन होते हैं, इसलिए वायु का किसका? सूर्य का प्रकाश पाने के लिए बहुत तेजी से ऊपर बढ़ गए होते हैं, बहुत कठोर लकड़ियां यहाँ की होती हैं। ठीक है, और देखिए कम से कम 10 प्रश्न मैंने बता दिया यहाँ से। कितना? 10 प्रश्न बता दिया, और ये सब पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो क्या करना है? एग्जाम टाइम विद अखिलेश सर चैनल के साथ आपको जुड़ना है, और अपने जितने भी कंफ्यूजन है उसको दूर करना है। यहाँ ज्योग्राफी पढ़ाई नहीं जाती, दिखाई जाती है। ठीक है ना जी? बस केवल देखिए, मेरा ऐप भी आ गया है, उस पर काम चल रहा है। तमाम ऐप से आप जुड़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं आपके, कोई एक एग्जाम नहीं है, लेकिन इसी में अगर आप अपना पद सुनिश्चित कर लिए तो बड़ी बात है। ठीक है, हाँ, घबराने की जरूरत नहीं आपको, बस लगने की जरूरत है। दूसरा है कि विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? विश्व का चीनी का कटोरा, देखिए, हालांकि जैसे चीनी का कटोरा के नाम से जो प्रसिद्ध है वो तो आप लगा दिए होंगे, वो क्यूबा है। क्या है? क्यूबा। अच्छा, पिछले प्रश्न में ऑप्शन तो लगा लीजिए, भूमध्य रेखी जलवायु। ठीक है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में सबसे अधिक, सर्वाधिक जो चीनी का उत्पादन है वो कहाँ है? ब्राजील में हो रहा है। कहाँ? ब्राजील में हो रहा है, ब्राजील। ठीक है, तो अगर सर्वाधिक चीनी पूछ दे कहाँ उत्पादन होता है, तो ब्राजील है। लेकिन चीनी का कटोरा अगर पूछेगा तो वो है कहाँ? क्यूबा। आगे बढ़िए, हमको पूरे टोटल प्रश्न तक जाना है, तो आराम से वीडियो देखिए। और ये आपकी किताब पढ़ने से ज्यादा अच्छा इसलिए होगा कि किताब पढ़ते पढ़ते यूब गए हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बातचीत कर लीजिए, और निश्चित तौर पे आप श्योर हो जाएंगे कि ज्योग्राफी में हमको कितना आ रहा है। और जितना अभी देखिए, पहला क्वेश्चन गया जलवायु प्रदेश से था, दूसरा प्रश्न जो गया वो कृषि उत्पादन से था, विश्व में आर्थिकी जो आपकी आती उससे था। तो ऐसे जब तक विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में सफल नहीं होंगे भाई। आगे की मानव भूगोल, मानव पारिस्थितिकी है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। देखिए, पारिस्थितिकी से 2-3 चीजें आपको आती हैं। जैसे ये तो मानव पारिस्थितिकी की बात कर रहा है, तो इसके सही होगा H.H. बैरोज। ठीक है, लेकिन अगर पारिस्थितिकी तंत्र पूछ ले या पारिस्थितिकी पूछ ले क्या होती है? ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, एजी टांसले। ठीक है, इन्होंने शब्द दिया है। ठीक है, अगर इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी दे दे, ये तो इकोसिस्टम है, इकोलॉजी दे दे, इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी,
दे दे अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल। समझ में आई बात? तो ये कोई भी पूछे आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, मुझे लग रहा है कि अब तक 2-3 प्रश्न 2021 का गया है, ठीक है, सबसे लेटेस्ट 2016 का गया है, ये 2013 का है, सब में लगभग प्रश्न आया हुआ है। भूमध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? देखिएगा, भूमध्य रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, 180 अंश डिग्री देशांतर रेखा को। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, केवल आपको हड़बड़ाना नहीं है, ठीक। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तो 180 अंश देशांतर रेखा जो है आपकी, देशांतर रेखा, उसी को हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्लियर? और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा, उसे कहते हैं प्रधान याम्योत्तर या ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। क्लियर? हाँ, ये आपको पता चल गया, ग्रीनविच रेखा। इस सारे देशांतर के बारे में आपको दिया है, ठीक है। तो ये बात आपको कंफर्म हो गई, क्लियर हो गई, क्लियर? हाँ, आगे बढ़िए। कह रहा है कि सौरमंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बहुत ही आसान है और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए, आप इसका आंसर लगा दिए होंगे, और जो लगाए होंगे मैं जान रहा हूं कि वो गलत है, ठीक है। अगर आप लेटेस्ट न्यूज से नहीं जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे गलत होगा, ठीक। देखिएगा, जो प्रश्न के जमाने की बात करेंगे तो बृहस्पति सही होगा, लेकिन वर्तमान समय में सबसे अधिक, ठीक है, अधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के हैं, 145 हैं। कितने हैं? 145 हैं। और इस समय अगर इसकी बात करेंगे तो 95 उपग्रह इस पे भी है, ठीक है, 95, ठीक। एक बार बृहस्पति के सबसे अधिक थे, फिर शनि के 82 हो गए, फिर बृहस्पति के 95 हो गए, लेकिन इस समय शनि के कितने हैं? 145 हैं। लेकिन आप अगर किताब को देख रहे होंगे, जिस भी किताब से प्रश्न आप हल कर रहे होंगे, ठीक है, उसमें जो भी दिया है, लेकिन आपको मानना है ये किसके हैं सही? शनि के। अब सौरमंडल की अगर बात आई तो सौरमंडल में देखिए कुल ग्रहों की संख्या 8 है, ये आपको पता है। कितनी है? 8। सबसे दूर का ग्रह, दूर का ग्रह जो है वो आपको पता है कौन सा है? वरुण। सबसे पास का ग्रह कौन है? बुध है। कौन है? बुध है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं। सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपको पता है शुक्र है। शुक्र गर्म है, इसीलिए चमकता बहुत अच्छा है। क्या है? चमकता बहुत अच्छा है, इसीलिए इसे तारा भी कहा जाता है, ठीक है। और सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। जो चमकेगा सुंदर रहेगा ही। जैसे आप कमरे में बैठ कर पढ़ के एकदम बोर हो जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं, चेहरे की चमक गायब हो जाती है। कोई भी क्रीम आप लगाते हैं वो काम नहीं करती है, ठीक है। कोई भी मसाज करवाते हैं वो काम नहीं करते। लेकिन जिस दिन सफलता की क्रीम लगेगी, जिस दिन सफलता रूपी मसाज आपके चेहरे पर चढ़ेगा, उस दिन किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप चमक बरकरार हो जाएगी। आपकी उम्र 5 से 10 साल आगे क्या पीछे बैक हो जाएगी, ठीक ना जी। तो मेहनत कर लीजिए, यही मेहनत एक दिन आपको बहुत ही आसानी से सुख देगी, शांति देगी, ठीक ना जी। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के
7 सबसे अधिक है। ठीक है, ये प्रश्न भी आप जानिए, देखिए छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, बस आपको केवल ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं, चीन देख रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल, तो सारे देशों की सीमाएं भारत से लगती हैं, ये आपको कंफर्म पता है। देखिए मैं आपका छोटा सा नन्हा सा, ठीक है, एक मैप खींच दे रहा हूं जल्दी से, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में। मैं बाई चांस मास्टर नहीं बन रहा हूँ, नहीं, बना नहीं हूँ, मैं ज्योग्राफी को जीता हूँ। ठीक है, ये आपका भारत है। अब आप यहीं से देख लीजिए कि कौन कौन, ये तो हो गया, आप जानते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान हो गया। ठीक है, ये हो गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, क्लियर। इसके बाद यहां तक हो गया चीन, ये हो गया आपका नेपाल, ये हो गया भूटान, ये हो गया म्यांमार, क्लियर, ये हो गया बांग्लादेश, तो इन्हीं देशों की सीमाएं भारत से लगती हैं। ठीक है, पूछ रहा है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक जानते हैं बांग्लादेश की है, बांग्लादेश की है। ठीक है, 4097 किलोमीटर दिया होगा, आप ध्यान दीजिएगा। और सबसे कम अफगानिस्तान की, सबसे कम किसकी, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर मात्र। तो सबसे कम भी जानिए, सबसे अधिक भी जानिए भारत, बाकी सब देख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। इससे जितने भी प्रश्न आएंगे इसका आंसर क्या होगा, सी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, रूस बॉक्साइट, बोलिविया टीन, मैक्सिको चांदी और बोलिविया टीन। ठीक है, प्रश्न नंबर 8वां है, जल्दी से देखिएगा क्या है ये। एक ऑप्शन मुझे इसमें लग रहा है छूटा है, बोलिविया 2 बार हो गया है। ठीक है, इसको हम सही कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। देखिए जहां तक मैं बात करूं कि ये टाइपिंग एरर हो जाती है, इसको लिख लीजिएगा, इसको डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका वाला ऑप्शन आप बना लीजिएगा तांबा, क्या, तांबा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका वाला ऑप्शन क्या बनाएंगे, तांबा। तो पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें सब सुमेलित है, ये भी, ए भी, ए भी। रूस जो है, ये रूस में सबसे अधिक हीरा होता है, हीरा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट, ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो क्या है, रूस के साथ हीरा रहता तो सही होता, ठीक, और बॉक्साइट के साथ ऑस्ट्रेलिया, लेकिन नहीं सही दिया, नहीं ही पूछा है, इसलिए यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आगे देखिएगा, पंपास तथा स्टेपीज हैं, पंपास तथा स्टेपीज हैं। देखिए पंपास तथा स्टेपीज क्या है, ध्यान दीजिए, एक घास के मैदान है, क्या है, घास के मैदान है, घास के मैदान। अब बात आई कि कहां कहां के हैं, ये है, देखिए मध्य, मध्य नहीं है, ये मध्य है, मध्य अक्षांशी घास के मैदान, निम्न अक्षांशी घास के मैदान, उच्च अक्षांशी घास के मैदान, ठीक है, या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो देखिएगा ये मध्य अक्षांशी घास के मैदान है, कौन से हैं, मध्य अक्षांशी घास के मैदान है। ठीक है, पंपाज जो है, पंपाज ये अमेरिका, कहा, दक्षिणी अमेरिका में, कहा, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में पाया जाता है। ठीक है, क्या, पंपाज। और अगर हम स्टेपीज की बात करें, स्टेपीज की बात करें तो ये मध्य
एशिया और यूरोप, ठीक है, यूरोप के भाग में आता है, ठीक है ना जी। इसके बाद यहीं अगर और घास के मैदान की बात करें, अगर हम कर लेते हैं, देखिएगा आपको यहाँ जगह है, यहाँ बता दें। अब दक्षिण अमेरिका की अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका का मैप आप देखे होंगे, बनाए होंगे, ठीक है। देखिए ऐसे दक्षिण अमेरिका आपका है, ठीक, क्या है दक्षिण अमेरिका। तो इसमें जो भी घास का मैदान देखिए, यहाँ लानोज है, वेनेजुएला में लानोज, ठीक है। यहाँ सेल्वास है, सेल्वास, ठीक है। यहाँ कंपास है, सेल्वास ही अमेजन नदी के आसपास ये विश्व का फेफड़ा कहलाता है, ठीक है। और ये है आपका पंपाज। तो इस तरह से ये है स्टेपीज जो मध्य एशिया में पाए जाते हैं, प्रेरीज अमेरिका में पाए जाते हैं, प्रेरीज कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका, यूएसए, और डाउन्स कहाँ, ठीक है, डाउन्स कहाँ पाए जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, और बेल्ट कहाँ पाए जाएंगे, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। तो इस तरह से सारे घास के मैदान मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक। वहां से क्वेश्चन जरूर आता है, कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो ये दी गई नदियों में है ह्वांगहो, इरावती, नील नदी, मिसिसिपी। जल्दी से बताइए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। आपको देखिए, ह्वांगहो नदी को पीली नदी कहते हैं, क्या कहते हैं, पीली नदी, ये चीन की नदी है, ठीक है, पीली नदी, ठीक। नील नदी सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी, क्लियर। मिसिसिपी नदी पंछीपाद डेल्टा बनाती, पंछीपाद डेल्टा, ठीक है। एकमात्र नदी है मिसिसिपी और इसकी सहायक नदी मिसौरी जो पंछीपाद डेल्टा बनाती हैं, बाकी कोई नदी ऐसा डेल्टा नहीं बनाती है। अब बात आ गई विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो देखिए, ये जो दिया गया ऑप्शन है इसमें नील नदी सही होगा, क्यों, क्योंकि नील नदी पर ही सबसे पहले, ठीक है, इस तरह की जो आकृति बनी थी, ठीक है। नील नदी कहाँ गिरती, भूमध्य सागर में गिरती है, और इस तरह से यह अपने अवसाद को जमा कर दी। हेरोडोटस ने इसको देखा, हेरोडोटस जिसको इतिहास का जनक कहते हैं, डोटस ने सबसे पहले देखा इस संरचना को, और उसने ही इसे क्या कहा, डेल्टा कहा। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना जी। तो सबसे जो दिए गए ऑप्शन है उसमें तो सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, नील नदी। लेकिन अगर पूछ देता विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है, कौन सा है, तो वो है सुंदरवन का डेल्टा, और इसे बनाती है गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदियां जो भारत में है, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। आपके देश की नदी है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सुंदरवन के वृक्ष वहां पाए जाते हैं, सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए उसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब आपको, ठीक है ना जी। हाँ, 3, 4, 5 क्वेश्चन एक बार में मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लिखते जाइएगा, ठीक। आने वाली परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर मत कहिएगा कि अरे हम तो ध्यान ही नहीं दिए। निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं, ठीक है। साओ पोलो, रियो डी जेनेरियो, सांटोस, ब्यूनस आयर्स। जल्दी से, ये सभी स्थान दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन आंसर जल्दी से दीजिएगा, देखते हैं आप क्या देते हैं, ठीक है। तो ये सेंटोस है, ठीक है। आप जानते हैं सबसे अधिक कहवा का उत्पादन, ठीक है, सबसे अधिक कहवा
का उत्पादन कहाँ, ब्राजील में ही होता है, ब्राजील। ठीक, 50% कहवा यह उत्पादित करता है विश्व का 50% कहवा। इसी सेंटोस बंदरगाह से सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है कहवा, इसलिए इसे कहवा बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? कहवा बंदरगाह। और इसे साओ पोलो को कहवा मंडी कहते हैं, कहवा मंडी कहते हैं। ठीक है, हाँ। और कहवा के बागान को, कहवा के बागान को फजेंटा कहते हैं, फजेंटा कहते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है? सूर्य, चंद्रमा, अंतर्जात बल, सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो आप जानते हैं, बहुत बार आपको बताया गया है, पढ़े भी होंगे, बहुत आसान होता है। ठीक है, मैं भी बता देता हूं। देखिए, कंफ्यूजन कभी मत पालिएगा। सागर और महासागर का जल दो शक्तियों से पृथ्वी धरातल पर आता है। ठीक है, जब सूर्य चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण आए तो उसे ज्वार भाटा कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? ज्वार भाटा। लेकिन जब पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण समुद्र, सागर या महासागर का जल धरातल पर आए, तटों पर आए, तो उसे सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी। जैसे भूकंप आदि के कारण आए तो उसे सुनामी कहेंगे। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, यारडंग वायु को दिया है, ज्वार नदमुख नदी को दिया है, लटकती घाटी हिमानी को दिया, नुनाटक भूमिगत जल को दे दिया है। ठीक है, नुनाटक भूमिगत जल को दे दिया। यही गलत है। यही क्या है? आपका गलत है। नुनाटक हिमानी बनाती है। हिमानी, नुनाटक कौन बनाता है? हिमानी बनाती है। और भूमिगत जल की बात करें तो उसकी जो चर्चित आकृतियां हैं, आप सुने होंगे, स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्टाइट, लैपीज, इस तरह की आकृतियां बनती हैं। किससे? इवाला, पोलजे। किससे? भूमिगत जल से। समझ में आई बात? आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि इनमें से कौन सी ठंडी जल धारा नहीं है? ठंडी धारा नहीं है। ठीक, नहीं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे देखिए, यहां से आप एक एक चीज, टॉपिक का नाम भी लिखते जाइए, कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आए, और यही सही विश्लेषण है। अगर जब तक ये नहीं आप करेंगे तब तक जान लीजिए एग्जाम नहीं होगा आपका। ठीक, 2 नंबर, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इसी से बार बार छंटते जाएंगे। और बताने में तो सही लगता है, लेकिन बताएंगे कितने दिनों तक कि 2 ही नंबर से नाम है। ठीक है ना जी? आइए, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी। देखिए, माइक, आवाज तो आनी चाहिए, माइक भूल गया था फिलहाल। अब देखिएगा, 1 मिनट। थोड़ी सी आवाज अगर उसमें कम रहेगी तो ये जान लीजिएगा कि माइक की समस्या थी, हल्की सी। माइक में भूल गया था, वही ना कि आपको पढ़ाने के जोश में कुछ होश नहीं है, लेकिन आप सुनना चाहेंगे तो सुन लेंगे। अब तो बहुत बेहतरीन सुनाई दे रहा होगा। कह रहा है कि कौन सी लेब्राडोर, फाकलैंड और कनारी गल्फ स्ट्रीम, ये धाराएं आपको दिख रही होंगी। क्या है? धाराएं आपको दिख रही होंगी। ठीक, धाराएं क्या आपको दिख रही होंगी। देखिएगा, ये भी कहां से आ रही धारा? ध्रुवों से आती है, यानी यह भी ठंडी है। फाकलैंड अफ्रीका के कहां से? पश्चिमी किनारे से ऊपर चढ़ रही होती, यह भी ठंडी है। क्लियर? कनारी अपवेलिंग करंट के कारण यह भी ठंडी है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा से जाती ऊपर की तरफ, यही गर्म है। क्या है? ये गर्म जलधारा है। ठीक, गर्म धारा। ठीक है, तो यानी यही सही है। और मैंने आपको बता दिया, देखिए ये कहां? उत्तरी अंध महासागर की धारा है, ये दक्षिणी अंध महासागर की धारा है। कनारी भी उत्तरी अंध महासागर की धारा है, और यह भी उत्तरी। तो ये सब तीनों, ये ए
और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है, महासागर, ठीक है। और ये जो है ये दक्षिणी महासागर की है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। मैं शार्ट में ही लिख रहा हूं, बोल तो रहा ही हूं, आप लिख लीजिएगा। क्लियर? तो इसका आंसर फिलहाल ये सही है जो पूछा गया है, गर्म जलधारा। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं, फिर क्वेश्चन है हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, ये बिल्कुल सही है। नीली क्रांति मछली उत्पादन, ये भी सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, ये भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है? पीली क्रांति इस्पात से नहीं, पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से, तिलहन मतलब जिससे तेल, तिलहन के उत्पादन से जिससे तेल निकलता है, मतलब सरसों, मूंगफली, अलसी, ये सब। क्लियर? चीनूक क्या है? चीनूक जल्दी से बताइएगा, चीनूक क्या है? 2013 का प्रश्न है। सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट जरूर करिए। कमेंट आप नहीं कर रहे, वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट करिए और जो दिक्कतें हैं बताइए। देखिए, ऑफलाइन का अनुभव बहुत ज़्यादा दिनों का है, ऑनलाइन का अनुभव अभी बहुत कम दिनों का है, लेकिन आपके प्यार और दुलार ने निश्चित तौर पे चैनल को बहुत तेज़ी से आगे किया है। और देखिए, केवल ये मत कहिएगा कि अरे ई का पढ़ाई है, ठीक ना जी। आप कंटेंट को देखिएगा और विश्लेषण को समझने का प्रयास करिएगा। आपको लगेगा कि नहीं, इस व्यक्ति से अगर पढ़ा जाए तो निश्चित तौर पे एक एक टॉपिक बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आने लगेगा, ठीक है। आइए, चीनूक का लगा दिए होंगे। चीनूक देखिएगा, एक स्थानीय हवा है, अस्थाई हवा, सनातनी, महासागर, कुछ नहीं है, स्थानीय हवा है ये। कौन से? अब देखिएगा कहाँ की हवा है। चीनूक का मतलब होता है हिमभक्षी भी से कहते हैं, हिमभक्षी, भक्षी हवा भी कहते हैं। चीनूक का अर्थ होता है ये क्या है? गर्म और शुष्क हवा है, ठीक है, गर्म और शुष्क हवा है, ठीक है। ये उत्तरी यूएसए के रॉकी पर्वत पर बहती है, वहीं से उतरती है तो नीचे जो बर्फ जमी होती है उसको पिघलाकर वहां सुनहरा कर देती है मौसम को, ठीक है, वहां की ठंडी को समाप्त कर देती है। इसी को यूरोप में फान कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप में अगर यही बहेगी, यूरोप आल्प्स पर्वत के पास, तो इसे फान कहेंगे। इसी क्या कहेंगे? फान। क्लियर हो गया? चलिए, 3-4 क्वेश्चन यहां से भी हो गया। कह रहा है कि सूची ए सूची 2 का सुमेलन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। एक तरफ जनजातियां दी हुई हैं और एक तरफ देश दिए हुए हैं, तो मिलाइए, देखिए कौन सा मिल रहा है। मिला लिए होंगे, मिलाइएगा जरूर। सबसे पहले आप अपना मिलाइए, ठीक है, कि आपको कितना आ रहा है, ठीक। और आपके रिवीजन के चक्कर में मुझे भी हर चीजें रिवाइज होने लगी हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ना कि पढ़ाने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए चूंकि आप लगे हैं, हमको भी पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक। कोई भी क्वेश्चन का आंसर और उसका विश्लेषण कंफ्यूजिंग में ना रहे। तो कहते नहीं, सुना होगा आपने कि 1 घंटा पढ़ाने के लिए 2-3 घंटा मेहनत करनी पड़ती है। तो इतनी तो नहीं करनी पड़ी, लेकिन थोड़ा सा सरसरी निगाह से जरूर देखना पड़ता है कि कहीं कोई चीज कंफ्यूजन में ना रह जाए, ठीक है। तो भारत में आप देखिए, दिख रहा है आपको गोंड, ठीक है, अलास्का, नामीबिया और जारे। अलास्का में आप जानेंगे, ये कनाडा के ऊपर का देश है, ठीक, उत्तरी अमेरिका में। इसमें पाए जाएंगे आपके एक्सिकिमो, ठंडी जगह पर। अब बात आ गई नामीबिया और जायरे की, ठीक है। तो अगर ऑप्शन आप पेपर में हल करते हैं तो यहीं से मिला लीजिएगा, ठीक। डी में एक देखिए कहीं है, डी में एक 2 जगह, मतलब ए सही हो सकता है, डी सही आपका हो सकता है, ऐसे मिलाइए। फिर सी में देखिए, सी में 2 कहीं है, सी में 2, हाँ, सी में 2 दोनों में सही, यानी अभी भी ए और क्या,
आपका डी सही हो सकता है। यानी इस ऑप्शन को देखने के लिए और आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको देखिए जायरे, कांगो जायरे में कौन सा है, तो वहां पिग्मी पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, पिग्मी पाए जाते हैं। 3 में बी, 3 में बी देखिए कहीं है, बी में 3। अब देखिए यही आंसर आपको मिल गया। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी। ए में 4, ए में बुशमैन कहां पाए जाते हैं, नामीबिया में। ठीक है, तो ये आंसर आपका क्या हो गया, मैच कर गया। और इसी तरह से आप क्या करेंगे, अपने आंसर को मिलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। वैश्विक विरासत का वन, नंदनकानन, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, असम में कांजीरंगा, भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। तो देखिए इसका जो आंसर सही होगा वो बी सही होगा। ठीक है, और जिस समय का प्रश्न है ये भी सही होगा। पता नहीं कैसे प्रश्न दिया था। दोनों देखिए, विश्व विरासत सूची में कुल भारत के कितने 43 स्थल सम्मिलित हैं। कितने, कुल, ये कुल 83 स्थल हैं, जिनमें से अगर बात करें कितना, तो 35 जो है सांस्कृतिक स्थल हैं, 35 सांस्कृतिक हैं, और 7 आपके प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक वन हैं। ठीक है, और एक जो है मिश्रित है। क्या है, मिश्रित, मिश्रित जो दोनों में आता है। तो विश्व विरासत सूची में इसमें से दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए। क्या, दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए, आप ये जान लीजिएगा। क्लियर। हाँ, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार पार करती है। नील नदी, नाइजर नदी, जायरे नदी, कांगो नदी। तो जल्दी से प्रश्न नंबर 19 का जवाब दीजिए, देखते हैं आप क्या लगाते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो प्रश्न आया था इस बार भी मैं एग्जाम दिया था। ठीक है, और ये दोनों प्रश्न, कांगो जायरे दोनों नदियां एक ही के नाम है, उसी की सहायक नदी छोटी से है। ठीक है, तो दोनों नदियां एक ही हैं लगभग। ठीक, लेकिन प्रश्न को आयोग ने कांगो को सही किया था। किसको सही किया था, कांगो को। और ये दोनों नदियां कहाँ की हैं, अफ्रीका महाद्वीप की हैं। कहाँ की, अफ्रीका महाद्वीप की। आप देखिए इसी तरह का प्रश्न आपको बन सकता है, जैसे ये किसको, भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही है कांगो, ये है आपकी भूमध्य रेखा, इसको 2 बार काटी, कौन सी, कांगो जायरे, दोनों नदियां आपको मिल जायरे। ठीक है, फिर आएगा कि मकर रेखा को दो बार, लिम्पोपो काटती 2 बार। और यदि पूछ दे, ठीक है, कर्क रेखा को तो कौन सी नदी, वो आपकी कहां की, भारत की नदी है। बताइएगा कौन सी नदी काटती है 2 बार, भारत की नदी है। कौन सी नदी है, जल्दी से बताइएगा। और नहीं बताते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तब मैं जान जाऊंगा कि आपके पास नॉलेज है। ठीक है, ज्योग्राफी का। हाँ, ये नदी कौन सी है जो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आपके लिए प्रश्न है, बताने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है। ठीक है, सबसे काला भाग कहलाता है। तो जल्दी से ऑप्शन करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे प्रश्न कंफ्यूज हो जाया करते हैं। ठीक है, क्या सूर्य किरीट, उपछाया, प्रच्छाया या ब्लैक होल। तो ये प्रच्छाया कहलाता है, ये सबसे काला भाग होता है, सबसे काला भाग होता है। ठीक है, और ग्रहण के समय, जैसे ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण ये आपका है, ये सूर्य है, ग्रहण लगा तो इसके
बाहर का जो भाग चमकीला टाइप का दिखाई देता है इसे ही कोरोना कहते हैं। कोरोना, बाहर का भाग जो कैसा चमकीला टाइप का दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं, या इसी को अंग्रेजी में सूर्य किरीट कहते हैं। किरीट कहते हैं। क्लियर। और इसी में जो अंदर का भाग है काला सा जो छाया पड़ रही है, ठीक है, इसी को प्रच्छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रच्छाया। ये तो आपका सन है ही। क्लियर। आगे देखिएगा, कह रहा है कि 1000 झीलों की भूमि किस देश को कहते हैं? 1000 झीलों की भूमि किस देश को कहते हैं? नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा, आयरलैंड। तो 1000 झीलों की भूमि किसको कहा जाता है? आप जान रहे हैं ये प्रश्न का आंसर फिनलैंड को। ठीक है, इसको फिनलैंड, इसको कहते हैं फिनलैंड को कहते हैं। ठीक, 1000 झीलों का देश, बहुत प्रशांत महासागर में ये द्वीप है, मनीला इसकी राजधानी है। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है विश्व का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पेश संकल्पना, वाइडल डीला ब्लास, रुको और जाओ, निश्चयवाद, ग्रिफिथ टेलर, लेबेंसराम, फ्रेडरिक रेजल, व्यवहारवाद, इमैनुअल कांट। ठीक है, तो जल्दी से आंसर इस प्रश्न का करिएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 22 है। ठीक है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंच गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो देखिएगा यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। व्यवहारवाद, जो व्यवहारवाद को दिया है वो विलियम, यही इसका सही आंसर तो ये है, क्योंकि व्यवहारवाद से इमैनुअल कांट नहीं जुड़े हैं। ठीक है, ये कौन जुड़े हैं? विलियम फाक्र। ठीक है, क्या नाम है? विलियम फिक्र कहिए आप, ये फ्रिक भी हो सकता है क्योंकि हिंदी उच्चारण बड़ा उल्ट पटांग होता है। विलियम फिलहाल एकदम करेक्ट सही है। आगे देखिए, कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं। दक्षिणी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के, फिर वही क्वेश्चन आया है जो पहले इसके दोहराया गया है। देखिए, तो मैं आपको पूछ दे देता हूं, ये यूएसए का है, ये है दक्षिणी अफ्रीका का, ठीक है, ये है मध्य एशिया का। क्लियर। तो ये कहाँ का है? यही आपका आंसर है जो पूछा है, क्या? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, वो भी कहाँ? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का। क्लियर। आगे देखिएगा, कह रहा है कि कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है जिसमें कहवा, चाय और रबर जैसी फसलें उगाई जाती है। देखिए, कहवा, चाय, रबर जैसी जो फसलें हैं, ऐसी फसलों को हम व्यापारी फसल या बागाती फसल भी कहते हैं, जिसका मेन उद्देश्य होता है अधिक अधिक आय प्राप्त करना। इसे कैश क्रॉप भी कहते हैं। क्या? कैश क्रॉप। ठीक है, मतलब आय वाली फसलें कहते हैं। बागाती कृषि या व्यापारिक कृषि, ठीक है, या इसी को कहते हैं कैश क्रॉप। क्लियर। आगे देखिए, सीढ़ीदार खेती पर्वतों पर पाई जाती है, पर्वतों पर, ठीक है, सीढ़ियां बनाकर, इसे सोपानी कृषि भी कहते हैं। बहुविधि फसली, फसल का मतलब कहते हैं एक ही खेत पर बहुत सारी विधियों के द्वारा फसल उगाना। फसल चक्र मतलब एक ही खेत में बार बार फसलों को बदल बदल कर बोना। विस्तृत खेती या फार्मिंग खेती, बड़े बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार की खेती को करने को विस्तृत खेती कहा। मानसून है क्या? मौसमी हवाएं, अस्थायी हवाएं, अस्थायी हवाएं, हवाएं, पछुआ हवाएं। तो देखिए, मानसून मौसमी हवाएं होती हैं। ठीक है, मौसमी हवाएं, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, मानसून कहते हैं कि मौसम के अनुसार अपनी दिशा को बदलने वाली हवाओं को ही मानसून कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? मौसम
के अनुसार अपनी दिशा को बदलने वाली हवाओं को मानसून कहते हैं। मानसून, यह अरबी भाषा का शब्द, ये भी पूछ सकता है कभी, ठीक है। भारत में जैसे क्या है, 6 महीने सागर से स्थल की ओर हवाएं और 6 महीने स्थल से सागर की ओर चला करती हैं। क्लियर? हाँ, देखिएगा। आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है। वायुमंडल अगर आप पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पे आपको दिख रहा होगा। यदि नहीं पढ़े हैं, उतना ढंग से केवल रटने की कोशिश कर रहे हैं, तो आइए देख लीजिए कि क्या होता है। इसके बाद ये प्रश्न तो अपने आप लग जाएगा। देखिए, ये आपका पृथ्वी का धरातल है। ये क्या है? धरातल है। क्लियर? इसके जस्ट ऊपर जो परत पाई जाती है इसे कहते हैं क्या? क्षोभ मंडल, या इसे कहते हैं परिवर्तन मंडल। अंग्रेजी में कहेंगे टोपोस्फियर, आप सब नाम लिख सकते हैं। 8 से 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। कहाँ कम होती? ध्रुवों पर कम होती, विषुवत रेखा पर ज़्यादा होती है। इसके बाद ये दूसरी परत जो है, ठीक है, दूसरी परत 50 किलोमीटर तक है। इसको समताप मंडल कहते हैं। क्लियर? और ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहते हैं। इसके बाद जो है ये आपका मध्य मंडल है। समताप को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, मध्य मंडल को मेसोस्फियर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर जो है आयन मंडल है, आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल को आयनोस्फियर कहते हैं। ये 640 किलोमीटर है, ये 80 किलोमीटर है और ये 640 किलोमीटर है। इसके बाद ये है बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल को एक्सनोस्फियर कहते हैं, एक्सनोस्फियर। ठीक है, आयनोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर। अब अगर बात करेंगे तो इसी में सारे पाला, दाब, तूफान, आंधी, वर्षा आता है, इसलिए परिवर्तन मंडल कहते हैं। इसमें तापमान एकदम स्थिर रहता है। इसी में आपकी O3 यानी ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये मध्य मंडल है, इसे ठंडी परत कहते हैं। क्या कहते हैं? ठंडी परत, माइनस में तापमान चला जाता है। ये रेडियो तरंगों के वापस होने के जिम्मेदार हैं। ठीक है, और इसके बाद ये 1000 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक पाया जाता है। लेकिन सविन सर ने कहा है कि इसकी सबसे अधिक गैसें पाई जाती हैं 800 किलोमीटर तक। ठीक है ना जी। तो ये आपका बहिर्मंडल हो, इसमें कोषों के रूप में। अब इसी से मिला लीजिए, निम्नलिखित कौन सा युग्म परतों का सही अनुक्रम है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। गलत हो गया। क्षोभ मंडल, समताप, मध्य, ताप मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल। देखिएगा तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा? ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। आप इसको आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे ताप मंडल हम नहीं जानते, तो इसी आयन मंडल को ताप मंडल भी कहते हैं, ताप मंडल। ये क्लियर हो जाइएगा। ठीक है, आगे करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। भारत में मिट्टी अपरदन की समस्या संबंधित है। देखिए, एक बार अगर देखेंगे इस प्रश्न को तो सभी लगेगा। क्या लगेगा? सभी लगेगा, और सभी है भी। लेकिन अब आप ऑप्शन पे विचार करिए, ऑप्शन के हिसाब से आपको देना है। कूट क्या बना है? 1 और 2, अत्यधिक वर्षा या निर्वाणीकरण। निर्वनीकरण है ये, निर्वनीकरण मतलब वन उन्मूलन, निर्वनीकरण। ठीक है,
ये शब्द निर्वनीकरण है। आगे अत्यधिक कृषि, अत्यधिक चराई, ठीक है। 1 और 2 यानी 2 ही तो नहीं है। अब देखिए 1, 2 और 3 ये तीनों अत्यधिक चराई नहीं इसमें दे रहा है, ठीक है। यानी अब इसमें से सबसे सही कौन है, तो सबसे सही डी ऑप्शन है, 2 और 4। भारत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक कृषि, निर्वनीकरण और अत्यधिक चराई ये सबसे ज्यादा सही है, इसलिए 2 और 4 ऑप्शन इसका सही होगा। कह रहा है कि GIS किसका लघु रूप है, तो GIS आप जानते हैं कि भूगोल ने बहुत जबरदस्त विकास किया है और हर GIS का प्रयोग हर जगह हो रहा है। इसको कहते हैं जियोग्राफिकल इंटरनेशनल स्टडी, नहीं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आगे है कि बुशमैन निवास करता है, अभी ये क्वेश्चन आया था, बुशमैन कहाँ निवास करता है, कालाहारी मरुस्थल में, ठीक है। कहाँ, कालाहारी मरुस्थल में, पेटागोनिया में, गोबी में तो नहीं, ये कालाहारी के मरुस्थल में पाया जाता है। नामीबिया के पास ही है ये, ठीक है। देश नामीबिया में ही देश में अगर बात करेंगे तो नामीबिया सही होगा। क्लियर। एक कहते नहीं कि आयोग जिस टॉपिक को चुनता है फिर चुन लेता है वहां से, तो आपको टॉपिक नहीं छोड़ना है, हो सकता है वहां से 2-3 प्रश्न मिल जाए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। पहले तो जानिए ज्वार नदमुख को अंग्रेजी में एस्चुअरी कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्चुअरी। मतलब ये नदियां ऐसी होती हैं जो अवसाद नहीं ले जाती हैं, ये पर्वतीय क्षेत्रों से प्रवाहित होती हैं और इनका जल बहुत स्वच्छ एवं साफ रहता है, तो ये जहां गिरती हैं उसी तट को काट देती हैं, उसी तट को काट देती हैं। जैसे अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखें, किसके परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये आपका भारत है, देखिएगा। तो इधर से जो नदियां बह रही हैं, ठीक है, ये पठारी क्षेत्र है, यहां से आपकी ये ताप्ती, ये नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी और ये ताप्ती नदी है। क्लियर। इधर भी आपकी कौन सी पेरियार है, ये मांडवी है गोवा में, ठीक है, मांडवी। तो जो नदियां इधर बहती हैं ये सब हल्का हल्का पठारी क्षेत्र, ये तो पूरा पठारी क्षेत्र है, ठीक है। तो इस जो अरब सागर में गिरती हैं नदियां, अरब सागर में, उनके अंदर अवसाद नहीं पाया जाता, तो ये तटों को काट देती हैं। क्या करती हैं, तटों को काट देती हैं और इसे ही क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख कहते हैं। यही कारण है कि पश्चिमी भाग पर ज्यादा प्राकृतिक बंदरगाह हैं, ठीक है। लेकिन जो नदियां इधर प्रवाहित होती, इधर, ठीक है, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ, बंगाल की, ये ज्यादा दूरी तय करती हैं, इसलिए अपने साथ अवसाद लाती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका, डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो अब आप देख सकते हैं मैंने बहुत समझा दिया, ठीक, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना जी। हाँ देखिए, क्या तो गंगा नहीं, क्योंकि ये किधर गिरती, पूरब में, ये पूरब है, ठीक है। गोदावरी नहीं, ये भी पूरब में गिरती है। महानदी ये भी पूरब में गिरती है। ये है तापी, इसी को ताप्ती या तापी नदी कहते हैं, ठीक है। जो नदियां पश्चिम में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, वह ज्वार नदमुख, और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वह डेल्टा का निर्माण करती हैं। कह रहा है कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। कोयला और खनिज तेल तो जानते हैं आप, अवसादी चट्टान में पाया जाता है कोयला और खनिज तेल, ठीक है, अवसादी चट्टानों में। पेड़ पौधे दबे कोयला बन गया, जीव जंतु दबे तेल बन गया, पेट्रोलियम। कह रहा है कि एंडीज पर्वत उदाहरण है। एंडीज पर्वत अवशिष्ट पर्वत नहीं, बलित पर्वत, भ्रंश पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो आप जान रहे होंगे एंडीज पर्वत बलित पर्वत का उदाहरण है। जैसे आपका हिमालय है उसी तरह का एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत समझ में आई बात। अवशिष्ट पर्वत अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत जिसको विश्व का सबसे पुराना पर्वत कहते हैं। भ्रंशोत पर्वत जिसे ब्लैक पर्वत भी कहते हैं, जर्मनी का, ठीक है, ब्लैक
पर्वत और फ्रांस का वासजेस पर्वत, इसके उदाहरण है किसके? भ्रंशोत पर्वत के। और ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो किलिमंजारो, ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है ना जी, आगे बढ़िए। एकांका गुहा, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक, तो उसका आंसर तो मैंने लगा दिया ना। हाँ ठीक है। कह रहा है कि और विश्व का सबसे लंबा पर्वत भी एंडीज पर्वत है। ठीक है, 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दक्षिण अमेरिका में यह पर्वत पाया जाता है। कह रहा है कि कौन सा ग्रामीण बस्ती वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती? वृत्तीय आकार के रूप में जानती, जो गोला के किनारे, गोले के आकार के किनारे संरचना वाली बस्तियों का निर्माण हो, उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय आकार कहते हैं। इस आकार में सड़क आयताकार होती है और एक दूसरे को समकोण नहीं। सड़क के किनारे बात ही नहीं, सड़क तो सीधी जाती है। घर सड़क और रेलवे लाइन के किनारे होते नहीं, रेलवे लाइन भी सीधी होती है। झीलों के किनारे गांव का विकास होता है। ठीक है, झील, तालाब, ये सब गोल आकृति के लगभग होते हैं, इसलिए इनका विकास यही होता है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क, पनामा, कोलन या विनिपेग। तो यूएसए का न्यूयॉर्क, ये संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब जहां पानी की जहाजें आकर रुकती हैं। जिस तरह से ट्रेन आकर रुकती है, रेलवे स्टेशन, बस आकर रुकती है, बस अड्डा, उसी तरह से पानी की जहाजें जहां रुकती है उसे बंदरगाह कहते हैं। कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट संबंधित है। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट कब होगा? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर नहीं। तो जितने लोग जन्म ले रहे हैं वो मर ही जाएंगे, तो फिर उच्च जनसंख्या विस्फोट कहां से होगा? ये पहली अवस्था है, ये प्राथमिक अवस्था है। उच्च जन्म दर, ठीक है, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, मृत्यु दर, निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर। देखिए यहां एक प्रश्न यहां छूट गया है, उच्च जन्म दर और अब देखिए, अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से बना दूं इसको, उच्च जन्म दर और यहां कर देंगे निम्न मृत्यु दर। अब ऑप्शन में आपके क्या है? उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होगा, तो यही जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होगी। क्या है? यही दूसरी अवस्था है, यह जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हुई। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ये प्राथमिक अवस्था है। ठीक है, ये आपको कहां मिलेगा? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 35 ही आपका था, कौन सा था? 35। ठीक है, देखिए यही सही है। ये थॉमसन और नोटेस्टीन का जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत से प्रश्न है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, तो उन्होंने क्या बताया कि दूसरी अवस्था जो होती है, दूसरी अवस्था, ये आपकी पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था जो है जनसंख्या विस्फोट की होती है, जनसंख्या विस्फोट, क्योंकि इसमें जन्म दर उच्च बनी रहती है लेकिन मृत्यु दर कम हो जाती है, इसलिए जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, जिससे संसाधनों की तुलना में जनाधिक्य हो जाता है और इसी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। कौन दिया है? जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। कौन? थॉमसन नोटेस्टीन ने। ठीक है, जनसंख्या का माल्थस का भी सिद्धांत है। ठीक है, पूछा गया इसके पहले, ये भी वहां बताया गया था। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में बंदरगाहों में से कौन सा उड़ीसा तट पर स्थित है? हल्दिया, पारादीप, मुंबई, विशाखापत्तनम। तो सभी को आप देख लीजिए। ठीक है, हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में है। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है भाई। ये आपका जान ही रहे हैं क्या है, भारत है। ठीक है, यहां आपका क्या है? हल्दिया, हल्दिया यानी पश्चिम बंगाल में है। पारादीप उड़ीसा में है। उड़ीसा में कौन सा है? पारादीप, पारादीप। ठीक है, यही पूछ रहा है। मुंबई यहाँ है, मुंबई, मुंबई में महाराष्ट्र में। विशाखापत्तनम देखिए यहाँ है आंध्र प्रदेश में, विशाखापत्तनम।
पत्तनम, ठीक है। तो उड़ीसा में पारादीप है। क्लियर। आगे बढ़िएगा, कह रहा है कि 1 से सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को क्या है, कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस, तो आप जान ही रहे हैं विश्व का पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून। 5 जून, गुड। फिर कह रहा है विश्व वन दिवस, तो पहले आप मना लीजिए जिसको आप जानते हैं, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। अब माथापच्ची, तब पहले ये देख लिए ए, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा इधर सरका, यानी ये डी वाला है, ठीक है। अगर मैं कर देता हूं सरका के दूसरे कलर से, ये आपका डी है, ये सी है, ये बी है और ये ए समझिएगा, ठीक है। तो अब देखिए ए में विश्व पर्यावरण दिवस, ए में दूसरा कहीं दिया तो पहला ही दिया है, लेकिन चौथा भी दिया है। क्लियर, चौथा भी दिया है, तो अभी इससे क्लियर नहीं होगा। डी में देखिए, डी में कहीं तीसरा है, डी में तीसरा है, लेकिन हाँ अब आपका सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन। कौन सा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा? बाकी आप लगाने को सब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, तो 20 मार्च विश्व वन दिवस। ये दरअसल ये गलत प्रिंट, क्वेश्चन ही गलत पूछा था। ये 21 मार्च को सही होगा, 21 मार्च, लेकिन अब ऑप्शन में यही तो, यही इसी को सही मानिए। बाकी देखिएगा, विश्व आवास दिवस की अगर बात करें, ठीक है, विश्व आवास दिवस की अगर हम बात करेंगे, ठीक, विश्व आवास दिवस की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है कब? 3 अक्टूबर को। 3 आवास हो गया जी, हाँ, विश्व आवास दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, 3 अक्टूबर को। क्लियर? ऐसे प्रश्न को थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ता है, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। आइए, कह रहा है कि सारगैसो सागर कौन सा है? सारगैसो सागर कौन सा है? सारगैसो सागर स्थित है, किस में स्थित है? तो आप देखेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में। गल्फ स्ट्रीम जैसे आगे निकल के छोड़ती है तो एक गल्फ स्ट्रीम ऐसे निकल जाती है, यहां से कनारी धारा निकलती, इस बीच में, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है। ये कौन सा? उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक, बीच में इस तरह से जल स्थिर रहता है, ऐसे घूमता रहता है गोल गोल। इसी पे सारगेसो नामक घास होती है, सारगेसो नामक घास होती है, जिसे हम सारगेसो सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये है गल्फ स्ट्रीम, ये है कनारी। ठीक है, इसी के बीच में यह जल घूमता रहता है। तो इसमें कौन सही होगा? अटलांटिक महासागर, और सबसे सही क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्लियर? ये बिना तट का सागर, कभी कभी ये भी पूछा है, बिना तट का सागर, बिना तट का सागर, कोई किनारा नहीं इसका, ये समुद्र के अंदर ही है। क्लियर? आगे देखिए, कह रहा है कि भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। भूगर्भ के अंदर अगर है तो मैग्मा कहलाएगा, ऊपर आ गया तो लावा कहलाएगा, ऊपर आके जम गया तो लावा कहलाएगा। ठीक है, कह रहा है कि प्रमुख कारक जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं, तो पर्यावरणीय दशाएं, मानवीय क्रियाएं तो प्रकृति को असंतुलन करती हैं, पर्यावरणीय दशाएं ही प्रकृति को क्या करती हैं? संतुलन में बनाए रखती हैं। आगे देखिएगा, कौन सा देश सबसे अधिक मछली उत्पादन करता है? तो जिस समय प्रश्न आया था उस समय पेरू था। कौन था? पेरू था, और इसमें जो ऑप्शन है उसमें भी पेरू ही सही होगा, लेकिन सबसे अधिक मछली वर्तमान में सर्वाधिक मछली कौन उत्पादन करता है? चीन। कौन? चीन का नंबर आता है। ठीक है,
ये जान लीजिएगा। आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह से एस्किमो संबंधित है। एस्किमो, देखिए निग्रोइड तो बिल्कुल काले होते हैं, कॉकेसाइड बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, और ये जो हैं एस्किमो अमेरिका के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं, इसलिए एक मंगोलायड प्रकार के होते हैं। क्या? पीले टाइप के, मंगोलायड। 42 का सी सही होगा। क्लियर? ए बी सी। आगे अगला है कि एल नीनो क्या है। एल नीनो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, पेरू की पूर्वी तट की गर्म जलधारा है, पेरू की पश्चिमी तट की गर्म जलधारा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिएगा, यह पेरू के पश्चिमी तट की एक गर्म जलधारा है। यह भारत के मानसून पर बुरा प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है। क्या करती है? भारत के मानसून पर बुरा प्रभाव डालती है, क्योंकि इससे सूखा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? सूखा। और यही ला नीनो जब होती है, ला नी नो नो, तो इससे अधिक वर्षा होती है, इसका प्रभाव अच्छा होता है। कहाँ? भारत के संबंध में, भारत के संबंध में अधिक वर्षा कराती है, अधिक वर्षा। क्लियर? दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक। ला नीनो और एल नीनो एक मौसमी घटना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है। भाई देखिएगा, नहीं है पूछा है। क्वार्टजाइट, संगमरमर, स्लेट और ग्रेनाइट। तो देखिएगा, ये क्वार्टजाइट, संगमरमर और स्लेट ये सभी कायांतरित चट्टान है। क्वार्टजाइट बनती है बलुआ पत्थर की, ठीक है, कायांतरण होता है। संगमरमर चूना पत्थर, चूना पत्थर। स्लेट सैल, सैल से स्लेट बनता है, ये कायांतरित है। ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान है। ये क्या है? आग्नेय है, चट्टान है। अगर इसका रूपांतरण होता तो ये नीस में बदलती है। ग्रेनाइट किस में बदलती है? नीस में। तो ये 5, 6, 4 क्वेश्चन तो हो ही गया। कह रहा है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को आप जानिए प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर, ठीक है। दीप्तिमान जो सतह बाहर से दिखाई देती है उसको हम प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर के भाग को वर्णमंडल कहते हैं या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहते हैं। तो हमबोल्ट, रैटजल, रीटर, ब्लास। तो आप पता है आपको, रैटजल को मानव भूगोल का जनक कहते हैं। इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी ठीक है नामक पुस्तक लिखी थी और लेवेंसरम नामक शब्द दिया था। रैटजल इनकी शिष्या थी। प्रकृतिवाद के समर्थक थे, यानी नियतिवाद के समर्थक थे। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आगे है कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है। तो वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत जो है वो महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित है। 1912 में इन्होंने दिया था, 1912 में ये सिद्धांत दिया था। आप जान रहे होंगे, इन्होंने ठीक बताया था कि प्रारंभ में एक बड़ा सा स्थलखंड था, स्थलखंड, और उसके किनारे किनारे पानी यानी जल था। क्या था? जल था। जो स्थलखंड था उसको इन्होंने पेंजिया कहा, पेंजिया, और जो जल था उसे पेंथालसा कहा, पेंथालसा, ठीक है। इसके बाद भूसन्नत के कारण बीच में टूटा ये, जिससे टेथिस नाम का सागर बना, और यह भाग 2 भागों में बट गया। ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड।
गोंडवाना लैंड, ठीक है। फिर यह 1 2 3 4 भागों में टूटा। दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया 4 भागों में। यह टूटा 3 भागों में, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ठीक है ना जी। तो सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, यही उनके सिद्धांत। 4-5 क्वेश्चन इससे हो गया, ठीक है। अगर इधर जगह ही नहीं है, इधर देखिए जो मैंने 2 भाग बताया है, ये 1 3 इधर वाला और 1 2 3 4 इधर वाला, ये है यूएस उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये है यूरोप और ये है एशिया। यानी अंगारा लैंड 3 भागों में और गोंडवाना लैंड 4 भागों में। ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये भारत और ये है ऑस्ट्रेलिया, गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये भी पूछा गया है, समझ जाइए। आगे है कि 22 दिसंबर से सूर्य लंबवत चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है, तो 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिण में रहता है। दक्षिण यानी मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा, ठीक है। 22 दिसंबर को कहाँ चमके? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। यह समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? गर्मी होती है, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होती है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में क्रिसमस जो है गर्मियों में मनाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में क्रिसमस जो है ठंडियों में मनाया जाता है। इस पर चमकता है 21 जून को और इस पर चमकता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्लियर? आगे कह रहा है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड, ठीक है। पृथ्वी यही सूर्य का पूछ देता तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। चंद्रमा का पूछ दिया है 1.3 सेकेंड होता है। आगे देखिएगा, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, अनेक्जिमेंडर, हिकैटियस, ठीक है। तो देखिए हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं, इतिहास के जनक हैं। हिस्टोरिका इनकी पुस्तक है, हिस्टोरिका, ठीक है। और इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया है और यही इनकी पुस्तक भी है। इनकी पुस्तक भी क्या है? ज्योग्राफिया है, तो इनका ये सही होगा। और हिकैटियस जो भूगोल के पिता कहे जाते हैं, भूगोल के पिता, और इनकी पुस्तक है जस पीरियोडस, जस पीरियोडस। क्लियर? अनेक्जिमेंडर ने विश्व का मैप सबसे पहले बनाया है। अनेक्जिमेंडर विश्व का मापक के आधार पर मैप। तो आपको कुछ भी पूछे ये आप बता दीजिएगा। फिलहाल इसका क्वेश्चन बी सही है। कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्चभूमि बनी हुई है। भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्चभूमि बनी है तो अवसादी कायांतरित चट्टान से, आग्नेय अवसादी चट्टान से, आग्नेय और कायांतरित चट्टान से, अवसादी या चट्टान से। तो देखिएगा प्रश्न नंबर कौन सा है? 51। जल्दी से जवाब दीजिए प्रश्न नंबर 51 का जल्दी से। तो इसे कहते हैं आग्नेय और कायांतरित चट्टान से। आप जानते हैं ज्वालामुखी क्रिया से बनी है। ज्वालामुखी क्रिया, अंदर से लावा आकर जमा है मैग्मा के रूप में, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आग्नेय और कायांतरित चट्टान कहते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा नव्यकरणीय संसाधन? नव्यकरणीय संसाधन वह है जिसको फिर से बनाया जा सके, प्राप्त किया जा सके, उगाया जा सके, ठीक है। हाँ, जो कभी समाप्त ना हो, ऐसे संसाधनों को हम नव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए कोयला समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस समाप्त हो जाएगी, खनिज तेल समाप्त हो जाएगी, तो वन को फिर से उगाया जा सकता है, इसलिए नव्यकरणीय कौन सा है? वन है। उसके बाद सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, जल, ये सभी इसमें आते हैं, ठीक है ना जी। आगे कह रहे भारत में गन्ने के उत्पादन के घटते क्रम को 4 राज्यों का क्रम
गन्ने के उत्पादन में। तो देखिए गन्ना जहाँ उत्तर प्रदेश आगे है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, उसको सबसे पहले। तो 2 ऑप्शन आपका क्लियर हो रहा है, कितना, 2 ऑप्शन। अब आपको ध्यान देना है कि महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु है कि आंध्र प्रदेश है। तो जो करंट सिचुएशन है वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। गुड। आगे देखिएगा, कह रहा है ये प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइएगा, ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा टफ आ गया ये। इसके पुस्तक बिल्बर जेलिंस्की हैं। कौन है? बिल्बर जेलिंस्की। 54 नंबर क्वेश्चन है ये आपका। कौन सा नंबर? 54 नंबर। ठीक है, आगे कह रहा है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारत का पीट्सबर्ग कहलाता है? पीट्सबर्ग मतलब जहां लौह इस्पात उद्योग का केंद्र हो, लौह इस्पात उद्योग का केंद्र हो। ये सभी लौह इस्पातन उद्योग बनाए जाते हैं, लेकिन केंद्र कहाँ है? जमशेदपुर, झारखंड की ये जगह है, ठीक है। कह रहा है निम्नांकित में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? परे का मतलब पूर्ववर्ती। परे का मतलब क्या है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब हिमालय के निर्माण के पहले से ये बह रही है, ठीक है। पूर्ववर्ती मतलब हिमालय के निर्माण से पहले की नदी। क्लियर? हाँ, परवर्ती मतलब बाद में और पूर्ववर्ती मतलब पहले। तो गंगा देखिए बिल्कुल हिमालय से निकलती है, यानी हिमालय के बनने के बाद ये बनी है। यमुना, रावी, ये सभी तीनों नदियां जो हैं ये तो हिमालय के बाद बनी हैं। लेकिन सतलज नदी जो है ये इसी का आंसर है। सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। सतलज तो हो गई, इसके साथ ब्रह्मपुत्र और कौन सी? सिंधु। ये तीनों नदियां क्या हैं? परे हैं, यानी पूर्ववर्ती, हिमालय के बनने से पहले। तो ये ऑप्शन रहे, ये तीनों नदियां हिमालय के बाहर से निकल कर आती हैं, हिमालय में प्रवेश करती हैं, अब भारत में प्रवेश करती हैं, ठीक है ना जी। आगे देखिएगा, कह रहा है कि संहत अधिवास बहुधा विखंडित हो जाता है, जाति प्रथा सामाजिक अलगाव को लागू करती है, ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। और अब ऑप्शन है पी और आर दोनों सत्य है, आर पी की सही व्याख्या करता है। तो पहला ऑप्शन ही ये, संहत अधिवास बहुधा विखंडित हो जाते हैं, जाति प्रथा सामाजिक अलगाव को लागू करती, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जाति प्रथा ही समाज को विभिन्न वर्गों में बांटकर ऊंच नीच भेदभाव तमाम सारी चीजों में इसको क्या कर दी? अलग अलग कर दी है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो ध्यान से देखिएगा, नीलगिरी, सतपुरा, खासी पहाड़ियां और पश्चिमी घाट। जल्दी से 58 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए, अगर ये खासी पहाड़ियां नहीं होती तो पश्चिमी घाट सही होता, लेकिन खासी पहाड़ियां मतलब मेघालय की गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करती, और यहीं पर है आपका मौसीन राम, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है ना जी, मेघालय। वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं आता? तो ये बहुत चर्चित और पुराना क्वेश्चन जीएस का है। अफ्रीका महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। कांजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। कांजीरंगा असम में है, ये आप जान रहे हैं। कांजीरंगा कहाँ? असम में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे अधिक कपास उत्पादक देश आप जान रहे हैं विश्व। आर्थिकी जरूर पढ़िएगा, आर्थिकी से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक कपास कहाँ उत्पादन होता है? चाइना में। कहाँ? चाइना में, ठीक है। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से किसे रिक्टर मापनी पर मापा जाता है? तो रिक्टर मापनी पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। रिक्टर और मर्केली दोनों, मर्केली और रिक्टर दोनों पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। आगे है कि भूमध्य रेखी प्रदेश का विस्तार है, भूमध्य रेखी प्रदेश का विस्तार है, ठीक है, कहाँ से कहाँ? ये अभी मैंने प्रश्न को आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 63 का आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। 10 अंश उत्तर से 10 अंश दक्षिण, पहले ही प्रश्न में मैंने आपको समझाया इसको, ठीक है।
तो ये था आपका 63 का 63 क्वेश्चन। ये बताते जाइएगा कि सीरीज आपको कैसी लगी है। एग्ज़ाम टाइम विथ अखिलेश सर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से तैयारी कर रहे हैं उससे मुझसे जुड़ने के लिए कहिए। ज्योग्राफी को एकदम आसान ना बना दिया तो फिर जान लीजिए कि कोई मतलब ही नहीं है इस चैनल पर ऑनलाइन आने का। इकोनॉमिक्स भी उसी तरह का है, ठीक है, बस ज़रूरत है तो आपको जुड़ने की। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप मन से तैयारी करिए, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। धन्यवाद सुनने के लिए।